यूनिट आपकी थर्ड है और टॉपिक है व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन में हम व्यक्ति अध्ययन के प्रकार पढ़ेंगे और व्यक्ति अध्ययन की रूपरेखा पढ़ेंगे। व्यक्ति अध्ययन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी रूपरेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यक्ति अध्ययन के प्रकार, व्यक्ति अध्ययन के प्रकार, व्यक्ति अध्ययन के प्रकार, व्यक्ति अध्ययन के प्रकार। व्यक्ति अध्ययन दो प्रकार का होता है, यानी कि टू टाइप्स केस स्टडी होती है। फर्स्ट तो होता है इसका औपचारिक अध्ययन, औपचारिक अध्ययन। फर्स्ट होता है औपचारिक अध्ययन। औपचारिक अध्ययन, औपचारिक अध्ययन के अंतर्गत, औपचारिक अध्ययन के अंतर्गत व्यक्ति या विद्यार्थी से जुड़ी हुई सभी सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। इसमें ये होता है कि विद्यार्थी या व्यक्ति से जुड़ी, विद्यार्थी या व्यक्ति से जुड़ी, व्यक्ति से जुड़ी, विद्यार्थी या व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं, सभी सूचनाओं, सभी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, सभी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, सभी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। यानी कि विद्यार्थी या व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, सभी सूचनाओं को भली भांति तरीके से इकट्ठा किया जाता है। सेकंड यह है कि जो सूचनाएं होती हैं वो लिखित रूप में होती हैं, यानी कि सूचनाओं का जो रूप होता है वो लिखित रूप में होता है। तो सूचनाओं को लिखित रूप में रखा जाता है। सूचनाओं का जो रूप होता है, सूचनाओं को लिखित रूप में, लिखित रूप में, सूचनाओं को लिखित रूप में लिखा जाता है, सूचनाओं को लिखित रूप में लिखा जाता है। सूचनाओं को कौन से रूप में लिखा जाता है? लिखित रूप में लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो औपचारिक अध्ययन होता है, जो औपचारिक अध्ययन होता है, उस औपचारिक अध्ययन में व्यक्ति या विद्यार्थी से जुड़ी सभी सूचनाओं को भली भांति तरीके से इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके सूचनाओं को लिखित रूप में लिखा जाता है। और सेकंड जो होता है अनौपचारिक अध्ययन। सेकंड है अनौपचारिक अध्ययन। सेकंड है अनौपचारिक अध्ययन। अनौपचारिक अध्ययन में ये होता है कि इसमें सूचनाएं सामान्य रूप में इकट्ठी की जाती है, यानी कि जो सूचनाएं होती है वे सामान्य रूप से इकट्ठी की जाती है। यानी कि अनौपचारिक अध्ययन में सूचनाएं सामान्य सूचनाएं, अनौपचारिक अध्ययन में सामान्य सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, सामान्य सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, सामान्य सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। यानी कि अनौपचारिक अध्ययन में सूचनाओं को सामान्य रूप से एकत्रित किया जाता है। अब सामान्य सूचनाओं से तात्पर्य जैसे व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का पता है, और जिस व्यक्ति पर केस स्टडी की जा रही है उसका नाम, पता, उसका जेंडर और उसकी आयु, ये सामान्य सूचनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। साथ में यह है कि इसकी सहायता से, किसकी सहायता से? अनौपचारिक अध्ययन की सहायता से, किसकी? इसकी सहायता से, समायोजन संबंधी, इसकी सहायता से समायोजन संबंधी, इसकी सहायता से समायोजन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। समायोजन संबंधी समस्याओं का क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। यानी कि अनौपचारिक अध्ययन में सामान्य सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है और सामान्य सूचनाओं को इकट्ठा करके ही उसकी सहायता से समायोजन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ये तो हुआ आपका व्यक्ति अध्ययन के प्रकार। अब पढ़ेंगे हम व्यक्ति अध्ययन की रूपरेखा। व्यक्ति अध्ययन की रूपरेखा, व्यक्ति अध्ययन की रूपरेखा। व्यक्ति अध्ययन की रूपरेखा के बारे में हम जानेंगे कि व्यक्ति अध्ययन की रूपरेखा यानी कि किसी भी अध्ययन को करने से पहले उसकी एक योजना बनानी पड़ती है, उसकी एक रूपरेखा बनानी पड़ती है। यानी कि किसी भी अध्ययन को, यानी कि केस स्टडी करेंगे या किसी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो किसी व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और रूपरेखा बनाते हुए ही कार्य को नियोजित करेंगे, अध्ययन को नियोजित करेंगे। अध्ययन को नियोजित करने के लिए रूपरेखा का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। तो रूपरेखा के निर्माण में फर्स्ट पॉइंट है उद्देश्य।
उद्देश्य यानी बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य सार्थक सिद्ध नहीं होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य सार्थक सिद्ध नहीं होता है, इसलिए बिना उद्देश्य के यह अध्ययन निरर्थक है। यानी कि बिना उद्देश्य के यदि किसी व्यक्ति का केस स्टडी किया जाता है, किसी व्यक्ति की केस स्टडी की जाती है, किसी व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, तो बिना उद्देश्य के वो निरर्थक है। बिना उद्देश्य के यह अध्ययन सिद्ध नहीं हो, सार्थक सिद्ध नहीं होगा। व्यक्ति अध्ययन में पहले व्यक्ति का अध्ययन करने से पहले इस अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारित करना आवश्यक है। यानी कि व्यक्ति का अध्ययन करने से पहले व्यक्ति के उद्देश्यों को, यानी कि व्यक्ति के अध्ययन करने से पहले उसके उद्देश्यों को निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। सेकंड है सामान्य सूचनाएं। सेकंड है सामान्य सूचनाएं। सेकंड है सामान्य सूचनाएं। सामान्य सूचनाओं से तात्पर्य यह है कि सामान्य सूचनाओं के अंतर्गत व्यक्ति से संबंधित सामान्य सूचनाएं आती है। यानी कि सामान्य सूचनाओं के अंतर्गत व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को शामिल किया जाता है। व्यक्ति की सामान्य सूचना क्या है? जैसे उसका नाम क्या है, व्यक्ति का जिसका अध्ययन किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसका क्या पता है, उसकी आयु क्या है और उसका जेंडर क्या है, इसके बारे में सामान्य सूचनाएं प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास। थर्ड पॉइंट है पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास से तात्पर्य यह है कि पारिवारिक इतिहास में परिवार एवं पड़ोस के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की जाती है। यानी कि परिवार और पड़ोस के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की जाती है। उस व्यक्ति का जिसका अध्ययन किया जा रहा है उस व्यक्ति के पारिवारिक इतिहास में परिवार से, उसके पड़ोस के बारे में उनसे सूचनाएं दी जाती हैं। यानी कि व्यक्ति का परिवार में कैसा संबंध है, किस प्रकार का व्यवहार है और अपने आस पड़ोस में वो किस प्रकार का रवैया रखता है, किस प्रकार का व्यवहार रखता है, इसके बारे में पारिवारिक इतिहास को जानना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है फोर्थ होता है व्यक्तित्व संबंधी सूचना। फोर्थ होता है व्यक्तित्व संबंधी सूचना। फोर्थ है व्यक्तित्व संबंधी सूचना। फोर्थ है व्यक्तित्व संबंधी सूचनाएं। व्यक्तित्व संबंधी सूचनाओं के अंतर्गत उन सूचनाओं को रखा जाता है कि इस प्रकार की सूचनाओं में व्यक्ति और परिवार के प्रति, यानी कि जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके परिवार में किस प्रकार का है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, साथ में समाज में वो किस प्रकार की छवि को प्रस्तुत करता है, उसके भावात्मक विचार किस प्रकार के वो समायोजित होता है या नहीं होता है, आदि व्यक्तित्व की विशेषताओं को इसमें व्यक्तित्व संबंधी सूचनाओं में शामिल किया जाता है और व्यक्ति के अध्ययन को, यानी कि व्यक्ति की विशेषताओं को शामिल करते हुए व्यक्तित्व संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जाती है। फिफ्थ है शैक्षिक इतिहास। यानी कि शैक्षिक इतिहास में व्यक्ति की शैक्षिक उपलब्धियों का क्रमबद्ध तरीके से संकलन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। यानी कि शैक्षिक इतिहास में जिस व्यक्ति का हम अध्ययन कर रहे हैं उस व्यक्ति के शैक्षिक इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है। उसने किस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त किया है और किस प्रकार के शैक्षिक उपलब्धियों को उसने हासिल किया है, शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त किया है, उसके बारे में शैक्षिक इतिहास के द्वारा उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है 6 स्कूल इतिहास। नेक्स्ट है 6 स्कूल इतिहास। यानी कि स्कूल इतिहास से तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की रूपरेखा बनाई जाती है कि स्कूल इतिहास, इसमें सबसे पहले, यानी कि पहला स्कूल कौन सा था, पहले कौन सी स्कूल में प्रवेश किया था, यानी कि पहला स्कूल कौन सा था, सबसे पहले उसने जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है उसने सबसे पहले कौन से स्कूल में प्रवेश लिया था और उस समय उसकी समय क्या था, कौन सा ईयर था, साथ में उसकी आयु कितनी थी, स्कूल में उसके जो सहपाठी थे उन सहपाठी के बारे में सूचनाएं शामिल होती है, सूचनाएं प्राप्त की जाती है। यानी कि स्कूल इतिहास स्कूल से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है कि बालक ने जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है उस व्यक्ति ने सबसे पहले कौन से स्कूल में प्रवेश लिया, कितने उम्र में लिया, कौन से सन में लिया और उसके सहपाठी किस प्रकार के थे। इस प्रकार का स्कूल इतिहास से सूचनाएं प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है 7 है व्यावसायिक इतिहास। व्यावसायिक इतिहास यानी कि इसके अंतर्गत पिछली
नौकरी या विशेष योग्यता, यानी कि व्यवसायिक इतिहास यानी उसकी जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है उसकी पिछली नौकरी कैसी थी, उसके विशेष योग्यता के बारे में, साथ में व्यवसाय संबंधी रुचियों के बारे में, व्यवसाय संबंधी रुचियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त की जाती है। यानी कि व्यवसायिक इतिहास से संबंधित अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है, जिस व्यक्ति की कैसे स्टडी की जा रही है, उस व्यक्ति का व्यवसायिक इतिहास किस प्रकार का है, उसका व्यवसायिक बैकग्राउंड कैसा है, उसने किस प्रकार की नौकरी की है, उसकी विशेष योग्यता किस व्यवसाय के प्रति रही है और व्यवसाय में रुचि है उसकी तो कौन से व्यवसाय में, इसका इतिहास पता लगाया जाता है, इसकी सूचनाएं भी जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक इतिहास। नेक्स्ट है सामाजिक इतिहास। नेक्स्ट है सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास यानी कि इसमें व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि को, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक कार्यों में सहभागिता के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है। यानी कि सामाजिक इतिहास किस प्रकार का है, किस प्रकार से वो अपने सामाजिक जीवन में, यानी कि समाज में और सांस्कृतिक और राजनीतिक, यानी कि अपने जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में वो किस प्रकार से सहभागिता निभाता है, किस प्रकार से उसने सहभागिता निभाई, इसके बारे में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। ये आपका व्यक्ति अध्ययन के प्रकार एवं रूपरेखा, तो रूपरेखा इस प्रकार से बनाई जाती है, यानी कि ये इन स्टेप्स का पालन करते हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही व्यक्ति अध्ययन की रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले उद्देश्य का निर्माण, फिर सामान्य सूचनाएं, पारिवारिक इतिहास, व्यक्तित्व संबंधी सूचनाएं, शैक्षिक इतिहास, स्कूल इतिहास और व्यवसायिक इतिहास और सामाजिक इतिहास, इन सब के बारे में व्यक्ति की रूपरेखा बनाकर व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। तो उसकी रूपरेखा बनाकर इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार।